ये हमारा सेफ्टी कनेक्ट जो है प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, जॉब साइकिल चेक इन HSE। मोटा मोटा इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो इसको हम, ये उसी तरह कॉन्सेप्ट है जैसे हम रिस्क असेसमेंट करते हैं या PGST करते हैं ना, कि काम से पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी है, या उसका ऑन द जॉब ऑन द स्पॉट एक छोटा सा रिस्क असेसमेंट कह लीजिए आप। उसी जी। कॉन्सेप्ट का ये एक वर्जन कह लीजिए आप। निबॉश में इसको सीरीडिम कहते हैं। निबॉश अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं डाल देता हूँ उसको। ये नहीं, SRIDIM, ये भी कॉन्सेप्ट है। मैं अभी रिस्क असेसमेंट पे एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ पूरा, वर्कबुक बना रहा हूँ, करीब 100-150 पेज के आसपास की रहेगी वो। तो उसमें जो है रिस्क असेसमेंट के नाम से जितने भी इस तरह के काम होते हैं ना, छोटे मोटे, चाहे वो एक दिन वाला JCC है या PGST है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उस सब के नाम इसमें डाले हुए हैं। मैं दिखाता हूँ उसका नाम, कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। कल मैंने जब शुरू किया था उसमें डाला था ये सब। तो अ, अभिषेक, आप जो है आप क्या करते हैं इसके अंदर, ये बताइए थोड़ा सा। जॉब साइकिल चेक अभी सर नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है हम्म। कुछ, यहाँ पे तो नया है। अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मुझे। 199 माउस। वर्कबुक, वर्कबुक में रिव्यू। दिखाई, मैं आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई इसलिए मैं डाला वन। कैमरा, बैक कैमरा। हम्म, ये दिखाई नहीं दे रहा। JSCGH। देखिए ये जो है अलग अलग नाम है। ये नाम मैं आपको सुनाता हूँ। लिस्ट ऑफ, यानी जो मेथडोलॉजी जो इस्तेमाल करते हैं हम रिस्क असेसमेंट में, उसी से मिलती जुलती बहुत सारी मेथड्स हैं, प्लस माइनस करके, और अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों ने डेवलप किए हैं। जैसे कि मैंने भी एक चीज़ डेवलप की, इसको हम PGST कहते हैं, आपने इंस्टीट्यूट में देखा होगा। जैसे रिस्क असेसमेंट, या JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JHA जॉब हजार्ड एनालिसिस, TRA टास्क रिस्क एनालिसिस असेसमेंट, सॉरी, HIRA हीरा हजार्ड एंड डिविजन रिस्क असेसमेंट, PJST प्री जॉब सेफ्टी टास्क, TBT टूल बॉक्स टॉप, ये भी असेसमेंट है। ये उस टाइप का असेसमेंट जो आप बता रहे हैं अभी। SRA स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। देन वी हैव DRA डायनेमिक रिस्क असेसमेंट, QRA क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, फिर क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, फिर सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, फिर HACCP हजार एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, फिर FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्टिव इफेक्ट एनालिसिस,
फिर FTA फॉल्ट ट्री एनालिसिस, फिर बो टाई एनालिसिस, फिर SRIDIM सिस्टमेटिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन डिटर्मिनेशन नहीं एंड सर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिटिगेशन। मान फिर उसके करके हम देख बाद लो। स्लैम स्टॉप लुक एसेस एंड मैनेज। फिर टेक 5, ये 5 डायनेमिक स्टेप्स हैं। फिर SWMS सेफ वर्क मेथड है ना, आइडेंटिफिकेशन। ये मैं जो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये अलग अलग नाम हैं, जिसमें से एक नाम या जिसमें एक चीज आपने बताई, जिसको हम आमतौर पे, जो आपने क्या बोला इसका है, जॉब साइकिल चेक। अब जॉब साइकिल चेक क्या है? बेसिकली आप कोई भी जब जॉब करने जा रहे हैं, आवाज डिस्टर्ब क्या कर रही है ना, अविनाश कैमरा ऑफ करो। ये कैमरे का इशू कैमरा नहीं, मेरा ऑफ है। माइक माइक सॉरी, ऑन। माइक ऑफ करो। हाँ अभी ठीक है, आवाज डिस्टर्ब कर, ठीक। तो अब इसमें होता क्या है जॉब साइकिल चेक में, कि आपकी कोई भी जॉब है, उसकी जितनी भी साइकिल है उसके अंदर जो भी होना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसका आप एक चेक यानी एनालिसिस करते हैं, चेक एनालिसिस करते हैं कि भाई ये जॉब क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। मैं इसको आगे कर लेता हूँ थोड़ा सा, अच्छे कर लीजिए आप। तो पहले तो आपने व्हाट इज द जॉब, जॉब के बारे में डिस्कस किया, उसमें कितने कितने स्टेप्स हैं, उसको उन हर स्टेप के अंदर क्या क्या हजार्ड या रिस्क है, उसको आपने डिवाइड स्टेप कह लीजिए, या उसको सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए कि भाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी गाड़ी से, अब गाड़ी खराब हो गई। अब जब गाड़ी या हो गई, पंचर हो गया एग्जांपल के तौर पे, तो आपने गाड़ी खड़ी हो गई। अब वो चूंकि हाईवे पे है, तो हो सकता है गाड़ी से कोई पीछे आ रहा हो, वो भी टक्कर लगा दे तो और बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, फौरन उसको पहले किनारे करते हैं कि रोड से हट जाए। तो उसके बाद फिर कोई हजार्ड का साइन लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, कोई कोन लगा दिया, या आपने हजार ट्रायंगल लगा दिया, या बहुत से लोग रुमाल या लाल रंग का कुछ इस तरह से हिलाने लगते हैं ताकि दूसरे से दूर से पता लग जाए। ये तो आप एक तरफ कर रहे हैं। साथ साथ अब आपको करना क्या है कि इसका पंचर हो गया, उसको स्टेपनी चेंज करनी है, उसकी व्हील चेंज करना है। तो आपने देखा कि व्हील चेंज करना एक काम है बड़ा। तो आपने पहले तो उसको सिक्योर एरिया में किया। अब आपने देखा कि इसमें पहला काम क्या है, पहला जैक लगाना। अब जैक लगाना बड़ा काम है, टेढ़ा गामा, उसके लिए मेहनत लगती है। एक काम हो गया, उसके अंदर हजार, अगर आप सही जगह पे जैक नहीं लगाया और गाड़ी बैठ गई तो भी मसला हो जाएगा, आदमी का हाथ दब जाएगा, आदमी दब जाएगा। जैक लगाने के बाद दूसरा बड़ा काम है व्हील को अनलॉक करना। बहुत टाइट होती है, हर आदमी के बस का नहीं है। उसके लिए प्रॉपर स्पैनर लगाया आपने, उसका फिर बहुत मेहनत से उसको एक एक नट उसका लूज करते हैं। तो नट लूज करने में आपको बहुत ताकत लगती है, मैनुअल हैंडलिंग का काम है वो, है ना, फोर्स का काम है बहुत। तो उसके अंदर फिर आपके बॉडी मसल्स, आपके बहुत सारे इश्यूज, अगर फिसल गया कई बार, झटका भी लग जाता है। तो दूसरा काम ये हो गया, उसी पूरी जॉब को, व्हील चेंज करने वाली जॉब को आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में, आपने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद आपने जब व्हील निकाल लिया, तो फिर उस व्हील को, क्योंकि व्हील भारी होती है, हल्का तो होती नहीं टायर, उस टायर को डिक्की तक लेके जाना। ये भी अगर रोल करके लेगा, नहीं तो आप उठा के ले आना, तो भारी काम है। फिर व्हील को उसमें स्टिफनी से व्हील को निकालना, फिर वही काम है, क्योंकि उसके अंदर वो तो लेटा पड़ा हुआ है, उसको उठाना पड़ेगा, वो तो रोल करके आएगा नहीं। तो उसको खोल कर आपने फिर पहले उठाना, उठा के नीचे करना। तो उठाना काम है, नीचे क्या तो रोल होके आ जाएगा। और फिर उसी तरह से स्टेप को दोहराना कि व्हील को उठाकर उसकी जगह पे फिक्स करना, और उसको फिर टाइट करना। फिर उसमें इतनी मेहनत लग रही है, फिर जैक को अनलॉक करना। उसके बाद ये जितना भी काम है ना, इस सब में थोड़ी सी भी अगर आपने ढिलाई की, एहतियात नहीं किया, तो चोट लग सकती है। जैसे जब आप व्हील को अनलॉक कर रहे हैं, नट बोल्ट को, और गलती से पैर फिसल गया, या वो झटके से खुल गया, तो बहुत जोर से जमीन में झटका लगेगा। तो एक बड़ा हजार्ड है ये। इसके अलावा दूसरा काम, जब आपने क्या बोलते हैं, व्हील को उठाया, तो आपके बैक पेन, हाथ, इस सब में पूरा प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी बॉडी बिल्ड अच्छी नहीं है,
आप वजन उठाने के आदी आदी नहीं है, तो मस्कुलर पेन के अलावा अलावा बैक पेन भी हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी है, इसका सेफ तरीका क्या है। फिर इसके अलावा जैक को लगाना झुककर, जमीन में एकदम पहुंच के, जमीन के लेवल पे जाकर, और बाद में उसी को रिपीट करना, उसको लूज करना भी। तो ये तीन मेजर इसमें स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स, हालांकि छोटे छोटे स्टेप्स और भी हैं। अब हर एक आपने स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री करके हजार्ड को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद स्टेप्स ऑफ हाउ टू डू इट सेफली इसको लिखा। सोच, अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो उसको लिखना पड़ेगा पहले से, और नहीं तो अगर आप सोचते तो हैं ही इस तरह का, तो वो जो सोच रहे हैं ना, वो स्टेप्स को भी, वो बेसिकली उसी का पार्ट है। तो चूंकि जब हम सोचते हैं या नोट नहीं करते पेपर में ब्लैक एंड व्हाइट पे, तो वो हमारा इनफॉर्मल तरीका होता है। और जब इसी को हम आप लिख कर करते हैं, काम से पहले करते हैं, सोचते हैं, और किसी को बताते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो ये फॉर्मल तरीका हो जाता है। उसके बाद आपने इसको किया, एक एक स्टेप को, तो पहले स्टेप लिख लिया, उसके बाद एक्शन उसके, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये आपने कर लिया, काम हो गया। अब उस काम करने के दौरान पे या तो परफेक्टली उसी तरह से होगा जो आपने लिखा है, या कुछ में प्लस माइनस होगा, जो आपने सोचा नहीं था फिर वो भी हो गया गलती से, कि भाई उसमें ग्रीस लगी हुई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, या उसमें पानी पड़ा हुआ था, लगा हुआ था, आपने उसको किया और पैर फिसल गया। तो ये चीज़ कुछ बीच में रह गई, जो आपने इसमें लिखा नहीं है, सोचा नहीं, उसकी वजह से चोट लग सकती है, या नियर मिस हो सकता है। तो आपने जब ये काम कर लिया 1 2 3 स्टेप के बाद, फिर उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व किया या मॉनिटर किया, कि भाई ये जो हमने किया है उसमें कोई कमी तो नहीं है, ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो या तो काम सही से होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी जो आपने ऑब्जर्व नहीं किया था, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसको आप नोट कर लेंगे। इसको कहते हैं रिव्यू। आपने सारी बातें जब मॉनिटर कर ली, लिख ली, उसके बाद उन सारी बातों को रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करके फिर उसमें जो कमियां हैं इसको पूरी कर दे रहे हैं। ये पूरी साइकिल है जिसको आपने यहाँ पर जॉब साइकिल चेक कहा। ठीक, ये एक सिंपल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स बिफोर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी जॉब। काम को शुरू करने से पहले आप उस पूरी साइकिल को रिव्यू कर रहे हैं काम से पहले, और कुछ भी इसमें अगर ऐसा हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो उसको सुधारेंगे, है ना, ताकि आपका काम बिना किसी हर्डल के हो जाए। ठीक, ये मोटा मोटा इसका पर्पज है या इसका मतलब है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कुछ बताइए, अगर ना समझ में आया तो क्या करना है इसमें, और डिटेल बताइए। अभिषेक, सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये। समझ में आया? अब इसको असल मामला ये है कि अगर आपके यहाँ ये साइकिल शुरू हो रही है, या ये अगर प्रोसीजर शुरू हो रहा है, तो आपको उसको पहले एक छोटा सा प्रोसीजर, जिसको कहते हैं ना एसओपी, डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, एसओपी, एसओपी में सर वो हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है तभी ये आया है। हाँ, तो एक्सीडेंट एसओपी होगा। के अंदर जब इसको आप डाल देंगे और सारे स्टेप्स को लिख डालेंगे, हर काम को विद सम एग्जांपल्स, भाई चूंकि आप नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं। तो अब आप उसको समझाने के लिए पहले तो साइकिल पूरा समझाएंगे आप, उसको लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर दो चार एग्जांपल, अलग अलग तरह के एग्जांपल देकर उसको एक्सप्लेन करेंगे उसके अंदर, कि ये अगर एग्जाम काम हो रहा है, जैसे स्कैफोल्डिंग इरेक्शन है, या स्कैफोल्डिंग डिसमेंटलिंग है, या ग्राइंडिंग है, कटिंग है, वेल्डिंग, कोई भी काम एक्स वाई जेड, एनी वर्क, उस ऐसे आप जो मेजर दो चार काम है, उनके इस साइकिल को लिख कर, उसमें हर एक साइकिल से जो जो स्टेप है उसे एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप उसमें छोटे छोटे सॉल्यूशन आप पेश करेंगे, और इसको लिखकर एग्जाम्पल के तौर पर दे देंगे, ताकि आप जब ट्रेनिंग इसकी शुरू करें तो ट्रेनिंग में उसका इस्तेमाल कर सकें। साथ में जुड़े हुए कुछ फोटोज हैं, या जॉब साइकिल चेक में आपको एक फॉर्मेट भी डेवलप कर सकते हैं, कि भाई ये काम से पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, हर काम से पहले। तो उसमें ऊपर डेट और टाइम और लोकेशन, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ये जेसीसी बना रहा है, ऐसे कर करके आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद जॉब क्या है,
कि उसके स्टेप्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हर स्टेप में, हर जॉब स्टेप में क्या क्या हजार्ड्स हैं, इसका एक छोटा सा कॉलम बना लिया। उसका क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकता है, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको इंश्योर करने के लिए कि उस तरह से कंट्रोल तरीके से वो काम हो जाए, ये आपने एक स्टेप बना उसमें डाल दिया। और उसके बाद फिर जब आप काम हो रहा है तो एक आदमी को, या जो सुपरवाइजर है वो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मॉनिटर करता रहे कि वो जो हमने जॉब स्टॉप्स लिखे हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है, कि या कोई अपना आदमी जल्दीबाजी में कुछ उसके अलग अपने आप ही काम करने लगा या उसको बाईपास करने लग गया, तो उसको भी आप नोट करेंगे, उसको भी वहां पर कि भाई जॉब स्टेप्स डन एज पर द ऑब्जर्वेशन और एज पर द रिकमेंडेशंस, है ना। इफ यस ओके, इफ नॉट व्हाई, हु डिड दिस, या फिर एनीथिंग अनयूजुअल ऑब्जर्व विच आर नॉट नॉट डिस्कस हियर। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो लिखा है उसके हिसाब से, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी आप वहां पे ड्यूरिंग द वर्क ऑब्जर्व करें। अगर वो जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अव्वल तो हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारे स्टेप्स हैं इससे हमको डेविएट नहीं होना है। फिर भी सर, हर जी बोलिए। अगर कोई सुपरवाइजर है, ठीक है, वो किसी स्टेप को बाईपास करके अगले स्टेप पे चला जा रहा है, फिर? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, क्योंकि जेएससीसी जो है बना रहे हैं, ये तो सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही देंगे, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर तो हर जगह खड़ा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। तो इसके लिए तो आपको सुपरवाइजर को ही जिम्मेदारी बनानी पड़ेगा। उसकी पहली ट्रेनिंग तो उसी की होनी है, क्योंकि ये काम उसका है, ये मेरा और आपका काम है ही नहीं। क्योंकि हम तो भाई आपके पास 500 लोकेशन में काम हो रहा है, आप कहाँ कहाँ खड़े हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है वो। इसलिए खासकर इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जेएचए है, या क्या बोलते हैं जेआरए है, या जी। पीजीएसटी है, या जेसीसी है, ये काम बेसिकली आपका पूरा रिस्क असेसमेंट, पूरा प्रोसीजर एसओपी सब बना हुआ है। उसके बाद लास्ट टाइम पे काम करने से पहले इसको किया जाता है। ये प्रोसीजर इसी इंश्योर करने के लिए कि जो लोग काम करने जा रहे हैं एक्चुअली, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि मेन उनका सुपरवाइजर या फोरमैन कह लीजिए आप, वो प्लस उसकी टीम, ये जो है, ये छोटी सी टीम, ये इनके करने की चीज है। अगर इसमें वही बाईपास करेगा तब तो फिर बड़ा मसला हो गया, क्योंकि और ये होता है, क्योंकि जब आप इसको शुरू करेंगे तो शुरू में कोई माने वाने का नहीं, आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको मतलब बहुत तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके ये चीज़ें और डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है ना, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फौरन आप अच्छा ये हाँ एक चीज़ में जो रह गई, जे ये जो जेसीसी बनाया है ना आपने, जो एक फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट बनाने के बाद आप उसको दे देंगे, पूरी ट्रेनिंग दे देंगे, सारे सुपरवाइजर को दे देंगे, उनको बताएंगे कि भाई काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमको ये फॉर्म फिलअप चाहिए आपकी तरफ से, उसके बगैर आपका काम शुरू करना नहीं है। और ये फॉर्मेट आप छपा कर रख लीजिए। अब काम शुरू होने से पहले वो उस लोकेशन पे खड़ा होके, उस जगह पे खड़ा होके, वो पूरा उसको अपने ग्रुप को, 2 आदमी 4 आदमी 6 आदमी जो भी रहेंगे उनको इकट्ठा करेगा और बताएगा कि ये भाई ये सब चीज़ें वो भरेगा एक एक करके। कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाली चीज़ें ना हो, मतलब लिखने वाली चीज़ें ना हो, क्योंकि लोग घबराते हैं इससे, और आमतौर पे फोरमैन या सुपरवाइजर इतने पढ़े लिखे होते भी नहीं। आप अगर किसी को लिखने का काम दे देंगे खड़े होके ना, वो उसके लिए बहुत परेशानी का काम होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें राइट रॉन्ग यस नो ओके नॉट ओके, इस तरह की मोटी मोटी चीज़, या कोई इसमें अगर आप पिक्टोरियल कुछ चीज़ डाल दीजिए, या कोई सिग्नल्स डाल दीजिए, इस तरह की चीज़ डालेंगे ना, या इमोजी टाइप की, ताकि उसको सिर्फ टिक करना रहे, वो उसके लिए आसान बने। कहीं लिखना हो तो लिखवाइए भी, लेकिन कोशिश करिए कम से कम लिखे वो। अब ये काम जब करेंगे तो हर आदमी को काम से पहले उसको करना है, टक 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 करता चला गया। उसके बाद फिर वो जब आप उसको वो कर लेगा, करने के बाद आप कहेंगे भाई आप आपके इंश्योर, आप काम करिए। अब आपकी जिम्मेदारी दूसरी क्या है इसमें, स्टेप एक और स्टेप इसमें जोड़ेंगे कि ड्यूरिंग द वर्क कोशिश करें जो सेफ्टी वाले हैं कि वो एक बार जाकर उसकी जेसीसी चेक कर लें। दिन भर काम हो रहा है, उसने काम शुरू किया, और मतलब ये फॉर्म भरा पूरा, सब कुछ चेक करने के बाद इंश्योर कर लिया और काम शुरू कर दिया। अब काम चल रहा है, आप बीच में 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद पहुंचे वहां पर, आपने बोला भाई अपना जेसीसी फॉर्म दिखाओ, आपने देखा उसका, उसमें चेक कर लिया कि हर चीज़ ओके है, जो इसमें लिखा वो कर भी रहे हैं लोग, ठीक, या नहीं कर रहे तो आपने वही काम रोक दिया कि आपका भाई ये जीसीसी सही नहीं है, दोबारा काम करिए या ऐसा ऐसा करिए, और अगर ठीक है तो चले दीजिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द जॉब, जब काम खत्म हो गया, तो उस जेसीसी को
उसमें लास्ट में आपको एक छोटा सा कॉलम ऐड करना पड़ेगा कि जॉब कंप्लीटेड एंड ऑल द वर्क प्लेस इज सेफ एंड अदर टीम अदर पीपल कैन टेक ओवर सेफली। ताकि अब आपने जहाँ जो काम करना था वो कर लिया, अब वो जगह खाली है, अब दूसरा आदमी, और वो साइन करके फॉर्म वो आपको सबमिट करेगा। जो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट होगा, जो कुछ भी आपने कोई सेंटर बना रखा होगा, ये फॉर्म आपने भरा और काम करने के बाद उसको जमा करना है। इस तरह से ही वो आपका डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और बीच में कोशिश ये हो कि एक बार कोई ना कोई उसको विजिट जरूर करे उस जॉब लोकेशन पे, उस जेसीसी को चेक करने के लिए कि जो उसमें लिखा हुआ है उससे कोई डेविएशन तो नहीं है। ये एक छोटा सा प्रोसीजर आपको, या एसओपी कह लीजिए, ये आपको बनाकर लिखकर ये मतलब उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, और उसके बाद इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक, ये एक मोटा मोटा जेसीसी का प्रोसीजर हो सकता है। आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले लिखनी पड़ेंगी। उसको फिर ट्रेनिंग स्लाइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्पेशल ट्रेनिंग्स एक बार नहीं, ये हो सकता है रिपीटेडली। एक बार आपने ट्रेनिंग दे दी, फिर रीट्रेनिंग दी, फिर री ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि कल्चर में नहीं है। तो कल्चर में लाने के लिए आपको 2 3 4 बार कुछ कुछ टाइम के गैप से आपको इनके दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि आपको ये करना है। और वर्क प्लेस पे जब ये काम हो रहा होगा कोई काम, तो उसमें इसको आपके इंजीनियर्स के थ्रू या आपके दूसरे सेफ्टी इंस्पेक्टर्स के थ्रू इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उसको करें। क्योंकि आदत डालना आसान काम नहीं, धीरे धीरे ही आदत पड़ेगी। और वो तब पड़ेगी, ये नहीं कि आपने बोल दिया अगले दिन से वो होने लगा, नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये कल्चरल इशू है, बिहेवियरल इशू है। लोग आमतौर पर नई चीज़ों को दूर से दूर भागते हैं, और उसको रिपल्स करते हैं, नहीं उसको धक्का देते हैं कि भाई नहीं, हमको नहीं चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, और ह्यूमन बिहेवियर है कि नई चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। जिस माहौल में चल रहा है वैसे चलने दो, उसमें क्या जरूरत है करने की। अभी तो काम नहीं हो रहा था क्या? अभी क्या एक्सीडेंट से कितने एक्सीडेंट होते हैं? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं। उनको उनका सोचने का तरीका ये है, आपका सोचने का तरीका डिफरेंट है। क्योंकि आप एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, एक कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कल्चर जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है, ज़्यादा सेफ है, इंश्योरेंस देता है कि हाँ किसी को एक्सीडेंट नहीं होगा। और एक स्टार्टअप है नए कल्चर की, जिसके लिए आपकी कंपनी के अंदर अक्सर लोग तैयार नहीं होंगे। मतलब खाली ये फोरमैन की बात, सुपरवाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके इंजीनियर एडमिन वाले और बहुत से लोग तैयार नहीं होंगे। क्योंकि आपका इनिशिएटिव है, आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत फायदा है कंपनी के लिए, कंपनी को इस चीज़ से कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी बचेगी इससे, है ना। फोरमैन की गलती होगी या उसकी टीम गलती होगी तो उनकी गलती मानी जाएगी। और जब पेपर वर्क होगा, चूंकि वो डॉक्यूमेंट है, तो पेपर वर्क में जब उसका सिग्नेचर होगा तो उसकी उसको जिम्मेदारी का एहसास भी होगा, उसका बिहेवियर भी चेंज होगा कि मैं जो लिख रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, बाद में कुछ ना कुछ अगर होगा तो मेरे ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू, पानी ले आया। अच्छा है, अच्छा स्टेप है बहुत ये, आई अप्रिशिएट। क्योंकि ये पहले लोग रिस्क असेसमेंट करके इसको भूल जाते थे, लेकिन ये इधर पिछले 10 12 साल से 15 साल से माननी चलिए कि मैं जब मैं कतर में कतर से पहले ये कॉन्सेप्ट हमने एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट का जो नया वाला बन रहा है, वहाँ पे शुरू किया था। तो वहाँ पे वो इस शक्ल में नहीं था जिसमें आप बता रहे हैं, उसमें एक चेकलिस्ट टाइप की थी। और उसमें काम से पहले खाली वही लोगोस बने थे छोटे छोटे, तो वो भी आसान था, लेकिन उसमें सारी चीज़ कवर नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसका फिर मैं कतर चला गया दुबई एयरपोर्ट के बाद। वहाँ पर डीएसटीआई के नाम से आया। फिर वहाँ पर एक नया मैनेजमेंट आया तो उसने उसको जीएसटीआई कर दिया। फिर हमारा जो क्लाइंट थे, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया स्टार्टअप शुरू किया, उसका नाम भी उन्होंने स्टार्ट रखा। लेकिन वो स्टार्ट की स्पेलिंग क्या थी? एस, एक मिनट, STARRT, ये डबल आर था यहाँ पर। तो क्या बोलते हैं, सेफ्टी टास्क एनालिसिस रिस्क रिडक्शन टॉक। तो ये टॉक तक था खाली। लेकिन बाद में कहा नहीं, टॉक के साथ इसको डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट करिए। जैसे आपने फॉर्म अभी बोला, एक फॉर्म बना दिया गया कि भाई स्टार्ट टॉक, स्टार्ट फॉर्म दे दीजिए। तो काम करने से पहले ये जो आप मैंने स्टेप्स बताए हैं इस तरह के, इसी टाइप के स्टेप्स इसमें थे कि भाई कौन कौन से काम हैं, उसको लिखिए यहाँ पर।
तो जब ये इसको इंट्रोड्यूस किया तो उसमें दिक्कत यह आई कि लिखना बहुत पड़ता था। अब साइड पे जो खड़ा है लेबर धूप में, वो इतना लिखता पढ़ता नहीं है। वो वैसे फोरमैन बना भी इसीलिए है कि वो उसको उतना पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, उसने पढ़ाई की नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बैठ के पूरी किताब लिखो। तो ये कुछ दिन के बाद इसके अंदर बहुत मॉडिफिकेशन किए गए। फिर हमने ही एक क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएटिव लिया जिसको हमने पीजीएसटी का नाम दिया। इसमें कोशिश किया कि कम से कम लिखना पड़े, खाली राइट रॉन्ग यस नो करके ही कुछ चीजें हों, और कहीं बहुत जरूरी है तो वहां पे एक दो लाइन लिख दीजिए बस। या आपने एक कोडिंग कर दी कि एक दो तीन चार करके या एबीसीडी करके, और उसका यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया वहीं पे पीछे वाले पेज में। तो अगर आपको कुछ लिखना भी है तो एक नंबर लिख दिया, तो उसमें इसका एक का मतलब कुछ जो भी सेंटेंस होगा वहां पे खाली एक लिख दिया, इसका मतलब ये फला सेंटेंस हमने लिख दिया। या 10 या 15 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने 15 जो है इस तरह से स्टेटमेंट करके नंबरिंग कर दी उसकी। तो यहाँ पर हमको जब कुछ लिखना भी है कंट्रोल मेजर में, तो 1, 6, 9, 15 कर दिया, तो आपको मालूम है कि एक नंबर का मतलब क्या है, दो का क्या है, पांच का क्या है, सबका। तो इसमें लिखना कम पड़ गया तो आपका काम आसान हो गया। कोडिंग बेसिकली जिसको कहते हैं। तो इस तरह का फिर हमने ये स्टेप निकाला। फिर उसके बाद और मॉडिफिकेशन हुए, जैसे आपने अभी जो बोला क्या बोलते हैं, वो भी एक तरीका है इसमें, जॉब साइकिल चेक। इसका कुछ और जिसने इंट्रोड्यूस किया होगा ना इसको, वो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से वो डिफाइन कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने ये नाम एग्जिस्टिंग होने के साथ साथ ये नया नाम क्यों दिया कि जॉब साइकिल चेक। इसमें सेफ्टी का नाम नहीं है, तो क्या मतलब सेफ्टी के अलावा कुछ और भी चीज़ों को चेक करना है, हो सकता है ये भी कॉन्सेप्ट हो। तो वो जो आदमी जिसने इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, वो इसको जब डिफाइन करेगा, उसकी जब उसने जो लिखा होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ज़्यादा क्या बोलते हैं परफेक्ट माना जाएगा, बजाय से कि मैं अपनी तरह से इसको डिफाइन करता रहूँ। तो बहरहाल, लेकिन मेरे जो मतलब जो इससे मैं समझ में आया, या जो मैंने देखा है दो चार जगह नाम लेते हैं जॉब साइकिल चेक का, कई लोग नाम लेते हैं। तो उसमें बेसिकली वो इसका या इसका एक और वर्जन है, एडिशनल वर्जन है कह लीजिए आप उसको। इसको हम जेसीसी बोलने में आसान आता है। तो जेसीसी बोला मतलब आपको छोटा सा रिस्क एनालिसिस करना है और इंश्योर करना है कि काम से पहले चीजें ओके हैं, सेफ। ठीक। यस सर। मेरे ख्याल से एक बार आप उसको देख लीजिए, आपका अगर प्रोसीजर इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें क्या लिखा है। अगर वो मुझे डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो मैं इसको और अच्छी तरह से डिफाइन और एक्सप्लेन कर सर अभी पाऊंगा। अगले महीने से इम्प्लीमेंट होगा, ये इस महीने में इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा। हाँ, कोई मसला नहीं है, अगर आप उसको मुझे भेज देंगे डॉक्यूमेंट ना, तो मैं इसको पढ़ के समझ कर और मैं इसको और अच्छी तरह ठीक से है। फिर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिलहाल तो मेरे हिसाब से जो मैंने जहाँ जहाँ शेयर देखा है कर वहाँ देगा। पे यही मतलब है। ठीक है ना? और कोई इशू? आप लोगों में से कितने लोगों को रिस्क असेसमेंट बनाना आता है? हाँ सर, बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं, थोड़ा नहीं भाई, परफेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब काम है आपका, जो कि आपके जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अविनाश, आपको आता है नहीं सर, अभी तो इस तरह का सर डॉक्यूमेंट यहाँ पे सर मिला नहीं सर, दो ही डॉक्यूमेंट थे उसमें रिस्क असेसमेंट? ठीक। शिबू शेख साहब, से। हेलो। यस जी सर। बोलिए। आप रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं पूरा डिटेल में? जी। आता है, बनाने आता है सर। Sure। तो ये टॉपिक तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा हो गया। अभी कुछ और इस पर डिस्कस करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। सैंडविच के बारे में जानते हैं कि नहीं आप लोग? हेलो? सॉरी सर, क्या बोले हैं? किसी और टॉपिक पे डिस्कस किया जाए? हाँ सर, कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट तो हम कर चुके हैं। बीबीएस नहीं करेंगे आज? बीबीएस पे फोकस करें? बीबीएस असल में लंबा टॉपिक में, इसलिए क्योंकि अब थोड़ी देर में निकलूंगा मैं मीटिंग के लिए, इसलिए उसको छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ मैं। बिहेवियर ठीक है बेस्ड सर। सेफ्टी है बेसिकली।
आपको बिहेवियर, एक्चुअली बिहेवियर का मामला ये हुआ, आदत आपकी जब बदलनी होती है ना, उसके लिए। और सेफ्टी का उसमें बहुत बड़ा दखल है। पहले हम लोग शुरू में जब निवॉश अप कर रहे थे तो उसमें कंट्रोल मेजर्स में एक बहुत, जैसे एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है ना। पहले क्या होता था, शुरू शुरू में हम लोग जब पढ़ते थे निवॉश का, तो पहले आप, अभी क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, फिर पीपी पीपी है। पीपी ठीक। तो ये स्टेप्स होते थे अभी फिलहाल। पर हम लोगों ने जब पढ़ा था तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे था क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, रिडक्शन, आइसोलेशन, कंट्रोल, देन पीपी क्या बोलता है, डी, यानी एलिमिनेशन, रिडक्शन, आइसोलेशन, कंट्रोल। अब कंट्रोल में दो पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फिर पीपीई और डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन पार्ट था ना, ये बेसिकली आपका जो बीबीएस है ना, इससे जुड़ा हुआ था। डिसिप्लिन में आना, जैसे आप अभी इंडिया में हैं, दिल्ली में या मुंबई, दो चार ऐसे बड़े जो मेट्रोज में जाएंगे आप, तो वहाँ पर तो लोग हेलमेट पहनते हैं बाइक चलाने के टाइम पे, आगे पीछे दोनों। और कार में चलते हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहन लेते हैं, सीट बेल्ट पहन लेते हैं। वो भी बिल्कुल फॉलो होता है। मेजरली वो जो ड्राइवर होता है वो पहनता है, साइड वाला वो भी नहीं पहनता है, कभी पहनता कभी नहीं पहनता। और पीछे वाला तो उसको तो लगता है कि हमारे लिए बना ही नहीं है ये, हालांकि पीछे भी सीट बेल्ट होती है। तो ये कल्चर जो है आपको इंडिया में देखने को मिलता है। लेकिन जब आप यूएई जाएंगे या यूरोप जाएंगे, तो वहां पर आप एयरपोर्ट से उतरते ही आपको, जो आपके साथ आपको लेने के लिए आएगा, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कंपनी का, चाहे आपके घर का कोई जानने वाला दोस्त हो, वो गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाएगा और आपको बोलेगा भी सीट बेल्ट जो है आप जरूर लगाइए। और यहाँ पर जो है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आप तो गलती आपकी मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि ड्राइवर की गलती मानी जाएगी, जो गलती करेगा उसकी मानी जाएगी। यानी इतनी जनरल अवेयरनेस है वहां पर, इन जनरल पब्लिक को ये मालूम है, चाहे चलता फिरता आदमी हो, कि गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाना है। अपने यहाँ तो हर बहुत से लोगों को गाड़ी में बैठने की का मौका भी नहीं मिलता जल्दी, तो इसलिए उनको मालूम भी नहीं, और जो है जिनके पास गाड़ियां वो भी नहीं लगाते। तो अब ये जो चीज वहां पे आई ना, कि भाई सीट बेल्ट पहनना है, लगाना है, आज से 30 साल पहले नहीं था। उसी कंट्री में, यही यही यूएई की बात कर रहा हूँ, 30 ईयर्स अगो ये कल्चर नहीं था, कोई पहनता तो कोई नहीं पहनता था। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब आप डेटा देखती है कि भाई साल भर में हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स में कितने एक्सीडेंट हुए, उसमें कितने लोग सीवियर इंजरी हैं, कितने लोग डेथ हुई है। तो जब गवर्नमेंट डेटा देखती है कि इतने लोग, मतलब चूंकि अच्छी सड़कें थी, अच्छी गाड़ी थी, और कल्चर नहीं था, बिहेवियर नहीं था बेसिकली सीट बेल्ट का, तो लोग 100 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, और एक्सीडेंट हो, चाहे मर्सिडीज हो चाहे कोई भी हो, गाड़ी अगर एक्सीडेंट क्रैश कर रही है, तो आगे वाला तो गया, पीछे वाला भी गया। तो सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से, जब डेटा पे पता लगा कि भाई साल भर में, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर 100 एक्सीडेंट हुए, 100 एक्सीडेंट्स में जो ड्राइविंग सीट पे है या अगल आगे वाला है, उसमें 100 में से 80 से 90% लोग मर गए। बाकी जो बचे 10, वो सीवियरली इंजर्ड है या परमानेंटली डिसेबल है, किसी की आंख काम नहीं कर रही, किसी की गर्दन काम नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बुरा हाल है। और गाड़ी चलाने वाले ज़्यादातर यंगस्टर्स या वो लोग होते हैं जो अपने घर के ब्रेड विनर्स होते हैं, कमाने वाले होते हैं। तो इसका मतलब जिसकी गाड़ी, जिसका एक्सीडेंट होता है, वो ज़्यादातर, जिसको आप पैदा होने के बाद उस पर मेहनत करते हैं, स्कूल भेजते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अब जब वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लायक हुआ है, هنا ذكرت أن إبليس مش كحة. फिर ओके, तो जब वो इस लायक हुआ कि हाँ अब वो कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल इकोनॉमी में, और घर की इकोनॉमी में उसको प्रोग्रेस देगा, वो खत्म हो गया। तो ये डेटा इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट ने फिर सख्ती करनी शुरू करी। अभी आपको मालूम है कि आप यूए की सड़क पे जा रहे हैं, तो अब तो खैर इंडिया में हाईवे में आपको मिल जाएगा कि भाई कैमरा लगा हुआ है ना, फिर आपको 5 किलोमीटर पे एक और कैमरा मिल जाएगा। यूएई में हर 2 किलोमीटर में मिलेगा आपको। आप अभी यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ आप चला रहे हैं,
देखा आपने दूर से और स्लो कर लिया, फिर आपको मालूम है कि 20 किलोमीटर बाद 30 किलोमीटर बाद मिलेगा, तो आपने 15 किलोमीटर दबा दिया खूब अपनी अपनी मर्जी से, फिर कम कर लिया। यूएई में आपको हर 2 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा ये कैमरा। आप स्पीड कितना बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे? एक बात तो ये है। दूसरा, हिडन कैमरे लगे हुए हैं, झाड़ी में छुपा रखा है कहीं, कहीं कोई पुराना सा कोई पत्थर कहीं पड़ा उसके साइड में कहीं लगा छुपा के लगा हुआ है। ये भी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये 15 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है, मैं जब वहां रहता था तब की बात बता रहा हूँ आपको, 15 साल पहले। अब क्या है, अब तो सैटेलाइट से मॉनिटरिंग है, एक कैमरा गाड़ी सबकी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, एक ने स्पीड ज़्यादा की, वो सैटेलाइट या कैमरे की नज़र में आ गया ऊपर से, अब उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह क्या, उससे फायदा यह हुआ कि जब गवर्नमेंट ने देखा ये डेटा, तो उन्होंने कहा भी सीट बेल्ट इज कंपलसरी। अब ये कार है आपकी, कार में ये ड्राइवर है, ये साइड में बैठा हुआ है, पीछे 3 लोग बैठे हुए हैं, तो अब इसको तीनों को सीट बेल्ट पहनना जरूरी हो गया है। और कैमरे ऐसे लगे हुए हैं, स्कैनर, रात हो चाहे दिन, अंधेरा जो कुछ हो, अंदर आपको स्कैन कर रहा है कि आप मोबाइल पे बात तो नहीं कर रहे हैं, आप सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया हुआ है, दोनों चीज चेक कर रहा है वो कैमरा। खाली अब खाली स्पीड चेक नहीं कर रहा है, वो एनालिटिकल कैमरा, एनालॉग कैमरा ऐसे लगा रखे हैं उन्होंने कि वो आपकी मोबाइल पे बात करना, अच्छा मोबाइल का बात का मतलब ये कि नहीं कि खाली मोबाइल है, अगर आप बात कर रहे हैं, हेडफोन लगाए हुआ बातचीत कर रहे हैं, तब तो शायद बच जाए थोड़ा कभी, वरना अगर उसको शक हो गया तो उस पर भी कैमरा खींच लेगा वो। तो अब आप धीरे धीरे, इन्होंने कहने का मतलब ये है कि आपके जो कंट्रोल मेजर्स हैं, फाइन बहुत हैवी है, प्लस कैमरा मॉनिटरिंग कह लीजिए इसको, प्लस रूल्स, तीनों मिलाकर इन्होंने, प्लस वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लाइसेंस के पास। उसके बाद फिर इसमें जो क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इन सब को करने से, यानी स्टेप जैसे ये है, फाइन हैवी है, तो जो लोग कमाने के लिए जा रहे हैं, जिनकी 3,000 या 5,000 सैलरी है, और अगर उसको 2,000 रुपये खाली फाइन भी देना पड़ जाए, तो जिंदगी में दोबारा तो स्पीड से नहीं चलाएगा वो, क्योंकि फिर वो यही करता रहेगा तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके बाद आपका लाइसेंस है, और यहाँ पर फॉल्ट है, लिस्ट ऑफ फॉल्ट, कहीं 5 नंबर, कहीं 2 नंबर, कहीं 1 नंबर करते करते आपको 29 पॉइंट्स का आपका लाइसेंस है। आप जो गलती कर रहे हैं और वो नजर में आ रहा है, तो फाइन तो पड़ रहा है अलग, प्लस ये नंबर भी कट रहे हैं, है ना, ये गलती की, ये नंबर कट गया। अगर आप 29 पॉइंट्स पहुंच गए, लाइसेंस कैंसिल। ये क्या है, ये आपके कंट्रोल मेजर्स हैं, जिस, और इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई है, समझाया गया है। अल्टीमेटली इसने क्या किया, इन सारी चीजों ने, कि आपका जो बिहेवियर है ना, उसके अंदर बदलाव लेके चला आया धीरे धीरे, कि भाई स्पीड भी कम हो गई। अब आप देखते होंगे यूएई में डेटा देखेंगे तो एक्सीडेंट का रेशियो बहुत कम हो गया। कितना बड़ा मिस्टेक होगा ना, स्पीड में चलाएगा, एक बार दोबारा चलाएगा तो और फाइन पड़ेगा, तीसरा और बढ़ जाएगा, तो कितना फाइन दे सकते हैं आप, कितने बड़े स्टेक होंगे? पेट्रोल का कुआं तो आपके पास होगा नहीं, हाँ, वो तो बादशाह के हाथ में है। आप कितना भी करेंगे तो बहुत बड़ा आपकी बिल्डिंग होगी, बहुत सारा बिजनेस होगा, तो क्या 50,000 1 लाख रुपया आपने फूकने के लिए थोड़ी रखा हुआ है? तो अल्टीमेटली धीरे धीरे आज ये हालत है कि लोग वेल बिहेव ड्राइविंग करते हैं। जो ड्राइविंग बिहेवियर है उसका, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग, इस बिहेवियर में साथ में ये जोड़ दिया, जब भी आप कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो जो गाड़ी चला रहा है, चाहे आपकी प्रेमिसेस में आ रहा है, कोई भी हो, चाहे विजिटर हो चाहे आपका एम्प्लॉय हो, अगर वो गाड़ी के साथ आ रहा है, गाड़ी लेके आ रहा है, तो उसको ये टेस्ट का पास करना पड़ेगा, डिफेंसिव ड्राइविंग का। सर एक एक मिनट, ट्रेनिंग भी हम लोग इसमें करवाते हैं, एक महीने मिनट में हो सर, ही एक जाता है। मिनट सर। हेलो, एक मिनट, मैं क्लास में हूँ सर, मैं बात करता हूँ। तो अब अ, इसने और फिर इसने मिलाकर इसके बिहेवियर को ऐसा चेंज कर दिया कि अब वो
कार में बैठते ही पहले सीट बेल्ट लगाता है। वो गाड़ी जैसे रोड पे लेके आता है तो पहले वो देखता है कि रोड लिमिट क्या है, क्योंकि हर जहाँ पे भी जंक्शन है, मोड़ है, चौराहा है, तिराहा है, राउंड अबाउट है, जैसे ही रोड पे निकलेगा वहां पर एक गोल सा एक पोस्ट लगी होगी, उसमें नंबर लिखा हुआ 50, 60, 80, 90 जो भी है, वो उस रोड की रोड लिमिट है। उस रोड पे आपको चलना है तो उसको इस स्पीड को क्रॉस नहीं करना है। और ये पूरे पूरे गल्फ में या बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ पर भी है वहाँ पे ये लिखा रहता है। जैसे आप हाईवे पे इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है 100 की स्पीड, 80 की स्पीड। तो वो वहाँ पर गली मोहल्ले में भी लिखा रहेगा कि जिस रोड पे आप जा रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। तो आपको कंटिन्यूअसली पिन कर कर करके 5 से लेकर 10 साल के अंदर ड्राइविंग बिहेवियर ऐसा चेंज कर दिया है कि अब वहाँ पर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं कुछ मतलब जो दिमाग जिनका खराब रहता है आज भी इस तरह की रैश ड्राइविंग करते हैं, बट वो जो परसेंटेज थी ना वो एकदम डाउन हो गई, एकदम नीचे आ गई। पहले 100 एक्सीडेंट होते थे, अब मुश्किल से 5 से 10 के बीच में होते हैं। तो इससे इकोनॉमी में भी, डेवलपमेंट में भी उनका फायदा मिला, घर वालों को भी मिला फायदा। फिर एक कल्चर डेवलप हुआ, लोग रोड मतलब आप सही चला रहे हैं, दूसरा गलत चला रहा है तब भी आपको डर लग रहा है। तो अब वो इन जनरल जो ड्राइविंग कल्चर है ना वो भी अच्छा हो गया। प्लस इसने बहुत बड़ा साथ दिया, क्योंकि ये डिफेंसिव ड्राइविंग में तो बहुत सारी चीज सिखाई जाती है। अब आप कुछ कह रहे थे ना अभिषेक इसमें डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में? हाँ सर, इस पे हम लोग ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग पे। बिल्कुल करानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका कार्ड भी देते हैं आपको, लाइसेंस देते हैं कि खाली खाली ट्रेनिंग ट्रेनिंग कराते हैं? ट्रेनिंग कराते हैं सर। आप कोई अगर कार्ड इशू कर दिए छोटा छोटा सा इस तरह से हो ना कंपनी की तरफ से, उसका नाम और आईडी और फोटो लगाकर भाई इस आदमी ने डिफेंसिव ड्राइविंग कर ली है, तो और अच्छा हो जाएगा, उसको भी एक तरह सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। प्लस आपको पता लग जाएगा हाँ सर इसने ये अच्छा की आइडिया सर, ये तो इनिशिएटिव हो गया एक तरह से। है। इनिशिएटिव या फिर इम्प्रूवमेंट को काउंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, हम तो करते थे। हम अफ्रीका में जहाँ पर कोई सा रूल रेगुलेशन, हम जब यहाँ रहते थे, बल्कि माइनिंग का एरिया था, कच्ची सड़कें हम्म। थी, हम वहां पर भी ये काम करते थे। इसलिए कि जब आप आपके प्रोजेक्ट पे या आपकी कंपनी कहीं पे भी जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो जब आप उसको कार्ड हम्म। दे रहे हैं तो वो, अब अगर उसने गलती की तो ज्यादा बड़ा गुनहगार हो गया, क्योंकि अब वो जानबूझ के गलती कर रहा है, तो आप उसको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, है ना। बहरहाल ठीक, तो यहाँ क्लोज करें फिर। नेशन में अभी तक कोई क्या नहीं कर चुके हैं? जी, कितने नेशन में सर्व कर चुके हैं? समझा नहीं मैं क्या कह रहा है। कितने नेशन में अभी तक आप वर्क कर चुके हैं? कहाँ पर मैं? हाँ, कितने नेशन में? मैं तो जैसे करीब 7 8। अफ्रीका में। हाँ मैं कीनिया में गया हूँ, वहाँ पे किया है। सेनेगल है कंट्री, एक कंट्री मोरिटानिया हाँ, है, एक कंट्री मोरक्को है, 4 कंट्री वहाँ पर हैं। फिर तुर्की है, हम्म। फिर मैं यूएई है, कतर है, सऊदी अरबिया है, बस यही कंट्रीज है। यूरोप में नहीं सर अभी? यूरोप में तुर्की में गया ना, वहाँ पे काम किया। अच्छा हाँ, तुर्की तो यूरोप में, हाँ। जी। और सर वहाँ पे प्रोजेक्ट तो अलग अलग ही होगा ना, सबका सबका कंस्ट्रक्शन ही था? हाँ नहीं, अलग अलग, जैसे मैं अफ्रीका में मुल्तानी में था तो वहाँ पे माइनिंग का प्रोजेक्ट था। हाँ, माइनिंग का है। और एक भैया वहीं आपके हाँ इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हैं, कुणाल सिंह नाम है उनका। वो भी माइनिंग वो, प्रोजेक्ट पे है केन्या में। हाँ वो आजकल कीनिया में ही हो। मेरी बात हुई थी उससे भी कुछ दिन, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले करीब। छुट्टी आया हुआ था अभी, शायद पता नहीं है कि चला गया। कुणाल जो है हमारे पहले बैच का स्टूडेंट है। अच्छा, आपको याद है? हबीबुल्ला सर को नहीं पता था, मैं पूछा था उनके बारे में, क्योंकि मेरी बात उनसे होती है, बहुत कुछ बताते हैं। नहीं तो हबीबुल्ला तो अभी रिसेंट 4 5 साल पुराने थे ना, वो तो 12 13 साल पहले पढ़ के गया हमारे यहाँ। वो लोग हाँ, बहुत बेसिकली पहले पढ़ के गए। कुणाल और उसकी टीम थे, एक दिलीप था, ऐसे करके 4 5 लड़के थे। ये लोग वहाँ पे थोड़ा सा सर जमशेदपुर में। उसका स्टोरी बताइए कुणाल भैया का। जी जी। तो वो वहाँ पे थे, उनसे हमारे यहाँ फायर का प्रोग्राम था, तो उसमें एक लड़का था कतर में, हमारे हमारा सेफ्टी अफसर था। तो वो जमशेदपुर में हम्म। ही पढ़ के गया था। तो वहाँ जब अ, क्या नाम है, आया होगा वहाँ पर, तो उसने हमको बुलाया कि आप जमशेदपुर आइए। तो वहाँ गए तो हम्म। बातचीत हुई। फिर हम फायर का प्रोग्राम करने वाले थे, तो हमने उनको लड़कों को, चूंकि वहाँ तो बहुत लड़के हैं वहाँ पे, कौन सी गांधी मैदान है, उधर कौन से एरिया है, रोड है,
वहाँ बहुत सारे सेफ्टी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ हमारा। तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लड़के आए। तो मैंने इनविटेशन दिया कि हमारे यहाँ फायर का प्रोग्राम हो रहा है, आप आना चाहते हो आए। तो उसमें कुणाल और दिलीप ऐसे के 3-4 करके लड़के आए थे। तो यहाँ पर जब आए इंस्टीट्यूट में, तो इन्होंने देखा यहाँ तो प्रैक्टिकल होता है। जमशेदपुर में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं था। खाली वो टाटा से जो सेफ्टी ऑफिसर होते थे, वो शाम के टाइम आते थे, 1 घंटा क्लास लेते थे, बस खत्म, 15-20 दिन में काम खत्म, ऐसे था। यहाँ पे आए तो उन्होंने जितने दिन पढ़ाई की थी वहाँ पर, 1 महीना के आसपास, वो उन्होंने फायर के बारे में 2-3 दिन में ही सीख लिया सब कुछ। तब उनको समझ में आया कि यार ये तो पढ़ाई तो ऐसे भी होती है। तो फिर वो सब वहाँ से छोड़ के चले आए हमारे यहाँ। तो फिर हमने मतलब उसको बैच को फिर बना। फिर हम एलएनटी में एक प्रोजेक्ट था हमारे यहाँ, जो सिस्टी अपार्टमेंट है वहाँ पर, वो सब बन रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पे सेफ्टी मैनेजर से बात किया। तो एक बार उसने फिर इनवाइट किया, तो हम लोगों ने पूरा साइट जाकर कंस्ट्रक्शन का पूरा सेफ्टी, बल्कि उसी ने पूरा घुमाया, सेफ्टी मैनेजर जो था उसने उसने तो फिर उसने बाद में एक छोटी सी पार्टी भी दी। तो वो सब पुराना है उस वक्त की कहानी। ये सब हमारे उसी बैच के स्टूडेंट्स हैं सारे। इनकी चलिए फिर। स्टोरी क्या रही, मतलब रिपोर्ट करने के बाद ये डायरेक्टली वहां चले गए कौन? अफ्रीका? कुणाल भैया। नहीं नहीं, इसने तो इंडिया में बहुत काम किया, अब गया है कुछ दिन पहले। कितने साल करीब इंडिया में रहे होंगे वो? ये करीब 10 साल तो इंडिया में काम किया है उसने। उसने बहुत मेहनती आदमी था, उसने बहुत सारे कई जगह काम किया है इंडिया में, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। चलिए फिर। ओके। ठीक है सर, थैंक्स। ठीक। थैंक यू।